देखिए, बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहती है। समाजवादी हाँ पार्टी तो बिल्कुल गठबंधन उस गठबंधन में भी रहना चाहती है जिस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाएगा। ऐसा हाँ। उनके एमपी रहे राम गोपाल यादव ने राम गोपाल जी ने बाकायदा ही कहा, सार्वजनिक मंचों बोला पे था। कहा, तमाम मीडिया के सामने हाँ। कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा होगी तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में दलितों का वोट किधर जाएगा? क्या कुछ दलित समाज करने वाला है? उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? उनकी परंपरागत जो पार्टियां हैं, उनका नुकसान आंकड़ों के लिहाज से क्यों हो रहा है? और बंगाल में जो खेला हुआ है, आपको मालूम है बंगाल में भाजपा भाजपा के पास एससी और एसटी सीटें जो हैं, वो बंपर संख्या में गई हैं और दलितों को दरकिनार करना डीएमके को भी भारी पड़ा। सत्ता परिवर्तन तमिलनाडु में भी हो गया है और यही हाल जो है केरला का भी रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, उनमें चिंता, खलबली जाहिर सी बात है कि खासतौर से विपक्ष इस बात को लेकर चिंतित है कि बीजेपी दलितों को अपने पाले में तो नहीं कर लेगी और बसपा जैसी पार्टियों की चिंता यह है कि दलित वोट कंसोलिडेट कैसे होगा, क्योंकि उसी के आधार पर मुस्लिम और अन्य वोट उनके पास आने की बड़ी संभावना है। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हैं, जाने माने विश्लेषक हैं, मीडिया पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सर, मुद्दे बहुत सारे छिड़े हुए हैं। कहीं राजकुमार भाटी साहब को निशाना बनाया जा रहा है, बहन जी ब्राह्मण समाज की बात कर रही हैं। मेरा सवाल है कि दलितों का वोट कहाँ जाएगा? दलितों के मुद्दे जो है, उसको लेकर जो है बहुत चिंताएं देश भर में है। अत्याचार, उत्पीड़न की खबरें लगातार निकल के आ रही हैं। निश्चित रूप से पूरे के पूरे देश में दलितों को लेकर के एक नैरेटिव जो क्रिएट किया गया है, वो कोई बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, सब एक दलित के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया उसकी एजुकेशन, उस एजुकेशन के बाद में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों की तरफ उनका झुकाव रहा। झुकाव के बिल्कुल। कारण भी है कि जो संसाधन है, इस देश के संसाधनों में हिस्सेदारी कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं। अभी एक हुँ, रिपोर्ट अगर हम देख लेते केंद्र सरकार की, कि अगर इस भारत में 42% जो जमीन है वो मात्र 10% लोगों के पास है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक दलित व्यक्ति के सरकार का बदलना, सरकार की नीतियां उसको प्रभावित करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दलित की सोच में थोड़ा अंतर है, क्योंकि उत्तर बिल्कुल। प्रदेश का दलित जो है वो सत्ता का उपभोग कर चुका है, 4-5 वो सत्ता देख चुका है। और हाँ, सत्ता जब आई उसके हाथ में तो निश्चित रूप से बहुत सारे परिवर्तन उसने देखे हैं। तमाम लोगों को उसने सत्ता का लाभ पहुंचाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उन्होंने सिद्ध किया कि बहुजनों की सरकार के बाद में वो कहीं ना कहीं सर्वजनों की सरकार रही। और आज पूरे उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का भी वोटर है या किसी भी दल का वोटर है, उसको कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर मानती। अगर वो रोजगारी के बारे में बात करता है तो निश्चित रूप से उसको बहन जी की सरकार आती है। अगर कानून व्यवस्था की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसको फिर बहन जी की सरकार नजर आती है। अगर वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर अगर वो वाइट फ्रिक्शन करने की बात करता है तब भी उसको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मेरी बहुत सारे लोगों से बात करती है, जो अभी अभी भी वोटर वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हैं, लेकिन मन में उसके उनके कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है। अब ये पार्टी को तय करना है। देखिए, केरल में और तमिलनाडु में भी निश्चित रूप से उन्होंने समझाया होगा। स्टालिन ने कोई बहुत बेहतर दलितों के लिए कोई ऐसी योजनाएं नहीं चलाई। केरल में तो ऐसा कुछ है नहीं। केरल पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन वहां भी जातिवाद है बहुत ज्यादा। पश्चिम बिल्कुल। बंगाल में भी बहुत ज्यादा जातिवाद है। और पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा एक समूह मैं आपको बताऊं कि जब कम्युनिस्टों का राज था तो निश्चित रूप से एक मतुआ मतुआ करके एक महासंप्रदाय जो मतवा नमो जिनको शूद्र समुदाय जो है हाँ वहाँ जी का। जी 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 वो शूद्र है। वो ठाकुर लिखते हैं लेकिन वो शूद्र है। और ममता बनर्जी ने जैसे पहली बार जब उनके पैर जाकर के पकड़े, उसको एक किया कि एक ब्राह्मण महिला एक दलित के पैर जाकर के छू रही है, तो उसका हुँ, लाभ भी उनको दिखाई दिया। उसके बाद में अगर हाँ। नरेंद्र मोदी जी आपने पिछली पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में उस परिवार को उनको बहुत सारे मतलब राज्यसभा की मेंबरशिप भी दी गई उस परिवार के कुछ लोगों को। और कहीं पद्म विभूषण या ऐसा कुछ अवार्ड भी भारत सरकार ने उस परिवार को मंदिरों दिया। में गए, जो मतुआ समाज का जो मंदिर है, वहाँ पहुँचे नरेंद्र मोदी हाँ जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी तो जी। मेरा यही तो मेरा सवाल है मानना कि ये है। क्या दलित जो है वो एन ब्लॉक वोट करने की स्थिति में है? क्योंकि देखिए मान्यवर काशीराम साहब ने तो समाज तैयार किया, जातिवाद से लड़ते-लड़ते उनको बताया कि आप सत्ता की तरफ जा सकते हैं। आज कांग्रेस के जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि सत्ता, सत्ता, सत्ता करके पागल हो गए हो, नौकरियाँ तुमको मिल नहीं रही हैं। नौकरियाँ देखो, कोई 2-4 नौकरी में तो घर चले तुम्हारा, घर चल नहीं रहा, सत्ता की बात कर रहे हो। ये कांग्रेस के विश्लेषक कह रहे हैं ये। आप नहीं जानते होंगे, देखिए, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। जी 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 देखिए, मेरी बात तो सुनिए। उत्तर प्रदेश में मैं आपको कहीं ना कहीं आपके चैनल पे बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं,
हालांकि वो गर्व अब कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की एक बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने 2027 के चुनाव की सबसे जबरदस्त मान्यवर काशीराम जी के पुण्य दिवस पर 5 लाख लोगों की भीड़ को जिस तरीके से वहां लोग तमाम गए, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता था। वहीं से बहुजन समाज पार्टी 27 की, हालांकि वो कर रहे हैं निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर लेकर के कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी वक्त उस क्वांटम को जो आपका क्वांटम एक थ्रस्ट बना, पॉलिटिक्स में थ्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो पॉलिटिकल थ्रस्ट को आप कहीं ना कहीं एक ताकत में बदल सकते थे, शायद उस रूप में बदल नहीं पाए और बदल देना चाहिए। अभी भी कॉन्टिन्यूटी जो है राजनीति में, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन का उबाल और एक दिन का जो उभार है, उसकी जगह छोटे छोटे कदम रोजाना उठाना राजनीति में ज्यादा लाभदायक होता है। बहुत सी पार्टियां हैं जिन्होंने एक एक करके बेबी स्टेप्स ले लेकर सत्ता तक पहुंच गई हैं। वो तो कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी की समस्या बसपा को बहुत आ रही है। देखिए वैभव जी, अब भारत की राजनीति बदल रही है। पहले बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव से कुछ दिन पहले आकर के बहुत सारी रैलियां करते थे और रैलियों के माध्यम से कहीं ना कहीं चुनावी मतदाताओं को प्रभावित करते थे। अब थोड़ा पॉलिटिक्स में चेंज है। अब आपको छोटी छोटी ग्रामीण सभाएं लोगों के बीच में हर समय कंटिन्यूटी बना करके आपको रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 महीने 2 महीने का गैप दे करके आप तमाम राजनीति में जाए, नहीं हो सकता ऐसा। आपका संगठन, हालांकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम संगठन के लोगों से बात होती है, लोग काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दरार नहीं। एसआईआर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत शानदार काम किया है, बिना बोले काम किया है। बीजेपी भी शायद उनके इस काम करने की शैली को लेकर के कई चिंतित थी। कई सारे बीजेपी के लोगों से कहा कि जो ये बात तो सही है सर, मैं रोक रहा हूँ, ये बात सही है कि बीजेपी को डर तो लगता है बीएसपी से, क्योंकि उनको पता है कि मैं वैभव जी, उत्तर प्रदेश का मतदाता जिस दिन ये जान जाएगा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को अगर कोई बाहर कर सकता है, वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर ये बात उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता भी समझ जाए, अगर उस उत्तर प्रदेश का जो लोअर पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में बेरोजगारी बैठी है, अभी इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ जाट समाज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग बात है, और वहां पे चूंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो 10 बीघे 5 बीघे तक आ चुका है, तो मैक्सिमम जाट समाज के लोग अच्छे मेहनती लोग होते हैं, वो कृषि भी बहुत मेहनत के साथ करते हैं और एजुकेशन भी बहुत मेहनत के साथ लेते हैं। अब उनके सामने संकट है क्योंकि सरकार पेपर नहीं करा पा रही, अगर पेपर कराती तो पेपर आउट हो रहे हैं। अरे अभी तो बल्कि ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार में एक मोदी जी इंजन है, एक योगी जी इंजन है, उनके बीच में कंपटीशन हो गया कि हम देखिए, हम उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार कौन पहले नंबर पर रहता है पेपर आउट कराने में। बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पेपर बिक रहे हैं सर, पेपर बिक रहे हैं, 25-25 लाख में नीट का पेपर बिक रहा है। दुर्भाग्य है। सुनिए, पेपर सड़क के ऊपर है, पेपर 10 दिन पहले लोगों के बीच में, सरकारों को यह पता नहीं है, एजेंसी को यह पता नहीं है। ये पेपर लीक का मामला आम पब्लिक ने सरकार तक पहुंचाया है। सरकार की किसी जांच एजेंसी, सरकार की कोई संस्था इसमें नहीं है। और संस्थाओं के ऊपर निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास कम हुआ है। और ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुद्दा चुनाव जीतना नहीं होता है, मुद्दा है कि लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बना रहे। अगर लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर नहीं होगा तो ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। यूपी पे सर मैं वापस आता हूं क्योंकि अब रैप अप करेंगे 10-11 मिनट में। अब बीजेपी को हराने की जो कवायद है, क्योंकि बीजेपी तो कई राज्यों में, 3 राज्यों के अंदर अपना परचम लहरा के आई है, पौंडीचेरी, असम और बंगाल के अंदर। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जो है वो विपक्ष के लिए कठिन राज्य बना हुआ है। अखिलेश यादव साहब 111 लेकर आए, क्या वो उनका सैचुरेशन पॉइंट था? क्या वो उससे आगे नहीं जा पाएंगे? अगर नहीं जा पाएंगे तो नए समीकरण उत्तर प्रदेश के मुस्लिम को भी और दलित को भी तलाशने पड़ेंगे। और बीएसपी जो है वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनती रह गई है कई सारी सीटों पर, आपको मालूम होगा ये बात। तो क्या ये पलटने वाला है? क्या बसपा इसको पलटा पाएगी? क्योंकि एक विपक्ष का बहुत बड़ा तबका कहता है कि बीजेपी को हम ही हरा पाएंगे और कोई नहीं हरा सकता। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी को दोहरा चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव से पहले उसके खिलाफ जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता था उसका बहुजन समाज पार्टी काउंटर नहीं कर पाती। बहुजन समाज पार्टी के लोग काउंटर उस रूप में नहीं कर पाते।
आपके खिलाफ नैरेटिव बनाएंगे लोग। बीजेपी निश्चित रूप से उस नैरेटिव को तैयार करती है, समाजवादी पार्टी उस नैरेटिव का लाभ भी लेती है। देखिए दोनों चीजें, दो पार्टियां, जो दोनों एक दूसरे को विपक्षी बताती है, नैरेटिव बीएसपी के खिलाफ ही बनाया जाएगा। वो तो ध्रुवीकरण भी है ना, जी जी, ध्रुवीकरण भी है कि एक ध्रुव पे आप बैठिए, एक ध्रुव पे हम बैठेंगे, हिंदू वोट हमें नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जैसे ही चुनाव देता होता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति ध्रुवीकरण का, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, फिर वो धार्मिक पोलराइजेशन में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही धार्मिक पोलराइजेशन में कन्वर्ट होता है, धार्मिक पोलराइजेशन का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई लेती है वो बीजेपी ही लेती है। मेरा मानना यह है कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स को, उनके नेताओं को जाकर के इस नैरेटिव को काटना चाहिए। अभी आपने देखा है ना पूरे उत्तर प्रदेश में क्या भयावह स्थिति पैदा हुई हुई है। एक पार्टी का नेशनल स्पोक पर्सन जिस तरह की उन्होंने भाषा प्रयोग करी है, हालांकि वो बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं और कई बार उनसे बहुत सारी बातों पे बातें भी होती है, एक सामाजिक व्यक्ति है और ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन में है तो उसको किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। नहीं ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कल ये बातें हुई हैं, आज नहीं होनी चाहिए। कल किसी भी जाति को लेकर के आप इस तरह की भावनाओं का हम प्रयोग नहीं। हाँ, हमने सबसे ज्यादा दुख झेला है, हमने सारी व्यवस्थाओं को झेला, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम एक अलग व्यवस्था में रह रहे हैं। भारत आजाद हो चुका है। जी 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 सर, आखिरी सवाल है, क्लोजिंग। अब क्या गठबंधन की कोई क्योंकि कहा यह जा रहा है और बहुत से विश्लेषक भी कह रहे हैं, बसपा के समर्थक भी कह रहे हैं कि बसपा को किसी गठबंधन में आना पड़ेगा, कोई गठबंधन ताना बाना बुनना पड़ेगा, उसके बुने बिना ताकत नजर नहीं आएगी और ऐसे में जो जातियों का जो पूरा का पूरा समूह है उसका साथ नहीं मिल पाएगा बिना गठबंधन के। नहीं, देखिए एक बहुजन समाज पार्टी से जब ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। देखिए बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहती है। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल गठबंधन, उस गठबंधन में भी रहना चाहती है जिस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाएगा। ऐसा उनके एमपी रहे राम गोपाल जी ने बाकायदा ही कहा, सार्वजनिक मंचों पे कहा, तमाम मीडिया के सामने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा होगी तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब रही कांग्रेस की बात, बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, हालांकि उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन एक सवाल बहुजन समाज पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में आप नहीं है और उत्तर प्रदेश में हम आपको जिंदा रखें, बाकी और भी तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, तो जहां आपकी सरकारें बनाई है बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा चुनाव के बाद में जब आपको जरूरत पड़ी। लेकिन कांग्रेस क्या करती है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ती है, उसको तोड़ देती है। और जब गठबंधन करने का मतलब आता है, जब चुनाव लड़ने की बात आती है, हवा तो चलती है, हवा चलाते हैं, लेकिन गठबंधन नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस किसी भी राज्य में गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी है। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर वास्तव में ही बीजेपी को आपको दूर करना है, बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, अगर कांग्रेस वाकई या उसके लीडर वास्तव में उससे गठबंधन करना चाहते हैं तो नेशनल अलायंस करे ना, बाकी राज्यों में भी चुनाव लड़े ना, क्योंकि ये केंद्र का चुनाव नहीं करती। जी, मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग नहीं करते वो, उनको उत्तर प्रदेश में सीट करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे उनको। सुनिए, देखिए कांग्रेस जब तक कांग्रेस नहीं चाहेगी बीजेपी को सत्ता से दूर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को खत्म किया। आज जितने क्षेत्रीय दलों के लीडर मुकदमे झेल रहे हैं झूठे सच्चे, वो कांग्रेस की सरकार के हैं। जी, क्या ये कांग्रेस और बीजेपी का कहीं बहुत व्यापक जो किसी को नजर नहीं आ रहा है, एक ऐसा तालमेल तो नहीं है कि दोनों को मिलके, क्योंकि विपक्ष को निपटा रहे हैं दोनों मिलके देश भर से, कोई किसी पार्टी को निपटाता है, किसी पार्टी को निपटाता है। जी, देखिए वैभव जी, मैं किसी जाति का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यवस्था में शामिल लोग जो इस देश की व्यवस्था के ऊपर काबिज रहे, कल वो कांग्रेस में थे, आज वो कहीं ना कहीं बीजेपी में है। कल की जो कांग्रेस थी, आज की वो बीजेपी है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे तमाम उसके लीडर्स, तमाम लोग, तमाम संगठन के लोग वो वही हैं, वो सत्ता के आसपास ही रहते हैं, उनको सत्ता से दूर नहीं किया जा सकता। वो प्लानिंग चाहे कांग्रेस के समय की हो चाहे बीजेपी के समय की हो, प्लानिंग लगभग सेम है। उसमें जो गरीब है, जो मजदूर है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उन नीतियों में कहीं ना कहीं वो स्थान नहीं बना पाता। अभी आप देखेंगे यूजीसी के ऊपर जिस तरह की बातें हो रही है, तो यूजीसी पे कहीं ना किसने विरोध किया? ये तमाम दलों के अंदर काम करने वाले पिछड़े वर्ग के लोग जो आज एक जाति विशेष को कहीं ना कहीं ललकार रहे हैं।
तब तो इन्होंने सवाल नहीं उठाया, तब इन्होंने यूजीसी से सवाल नहीं पूछा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूजीसी में के उस नियमावली में जो पॉइंट 3 है उसमें दलित ऑलरेडी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोग ऑलरेडी है, पिछड़े को जोड़ा गया, लेकिन पिछड़ों के किसी भी वर्ग के लीडर्स ने उसके ऊपर किस तरह की कोई बात नहीं करी। मेरा मानना यह है अभी समय है, तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम उसका वोटर, एक चीज तो मैं आपको बताऊंगा, क्या कमबैक प्लान है 27? जी, क्या कमबैक प्लान है 27 का बीएसपी का? देखिए, मुझे मैं ये तो नहीं बता सकता कि बहुजन समाज पार्टी का क्या प्लान है, लेकिन सोसाइटी का क्या प्लान है ये मैं आपको बता सकता हूँ। अप्रैल के महीने में पहली मीटिंग मैंने 2 अप्रैल को की, उसके बाद में 5 अप्रैल को यही मोदीनगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा धीमे धीमे करके 22 को जौनपुर, चंदौली और लास्ट में ये आपका सुल्तानपुर लास्ट कार्यक्रम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में और नियर बाई प्रदेश में मैंने एक बात देखी है कि दलित अति उत्साही है, उसके अंदर चमक है, सत्ता पाने की भूख है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो किसी भी हद तक संसाधन जुटाने के लिए तैयार है। उसको एक बार मौका दिया जाए, एक बार ललकारा जाए, वो पूरी तरीके से उसको इतना उसके अंदर जोश है। 14 अप्रैल के आसपास ये माहौल मैंने देखा है, ऐसा माहौल कहीं ना कहीं उनके अंदर, वो हताश नहीं है, वो निराश नहीं है, अभी भी उसको उम्मीद है कि वो सत्ता पा सकता है। मुझे कल भी एक कार्यक्रम में था, एक मजदूरों का कार्यक्रम था, तो उसमें वहां यही बात हुई। और एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं कि आजकल एक नया तरह का उसकी अपनी कल्चर भी पैदा हो गई है। अब सिर्फ दलितों का सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन नहीं है, दलित का आंदोलन उसकी सांस्कृतिक पहचान की तरफ भी जा चुका है। इसलिए दलित राजनीति से जुड़े हुए तमाम लीडर्स को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगली जरूरत दलितों की सांस्कृतिक आंदोलन की है। उस सांस्कृतिक आंदोलन में जो दलित लीडरशिप है वो अपनी हिस्सेदारी कैसे दिखाई जाए या कैसे उसमें शामिल किया जाए, ये भी एक भविष्य की प्लानिंग हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बातचीत के लिए। जय हिंद सर। बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे डॉक्टर सतीश प्रकाश जी को। इन सारे विषयों के ऊपर आपको क्या कुछ सोचना है, बहुत ही बारीकी से, और इतने गहन विश्लेषक हैं, विचारों से भरे हुए हैं और समाज से जुड़े भी रहते हैं, जनता के बीच भी जाते हैं, और टीवी में जो डिबेट्स होती हैं उसमें लोहा भी लेते हैं, अपने मुद्दों को सबसे दमदारी से रखते हैं। मतलब ये कहा जाए कि दलित समाज के सबसे दमदार अगर प्रवक्ता कोई है तो वो सतीश प्रकाश जी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जय हिंद सर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।